क्लास सेवन्थ में आज हम सेवन्थ लेसन का अध्ययन करते हैं। मुखिया जी का शिकार कथा। शिक्षण पूर्व गतिविधि देखिए। आज राजनीति भ्रष्टाचार की जननी बन चुकी है। भारत के रक्षक ही भक्षक बन चुके हैं, यानी रक्षा करने वाले ही उसका भक्षण कर रहे हैं। शासक ही शोषक बन गए हैं। शासक जो है राजा के समान जो शासन करते हैं वो जनता का शोषण करने लगे हैं। लोक कल्याण की भावना स्नेह स्नेह ओझल हो रही है, यानी गायब हो रही है। निचले स्तर से लेकर शीर्ष स्तर तक सर्वत्र भ्रष्टाचार ने अपने कदम जमा रखे हैं। राजनीतिज्ञ भ्रष्टाचार उन्मूलन का बीड़ा इस तरह उठाते हैं मानो अब देश में बरसों तक व्याप्त अंधेरा दूर हो जाएगा, किंतु नतीजा और भी बदतर होता जा रहा है। नेताओं के बड़े बड़े भाषणों द्वारा जनता को बस में करके सिर्फ वोट बैंक हासिल किया जाता है। आज जितना ही बड़ा भ्रष्ट व्यक्ति है वह उतना ही बड़ा नेता है, पर जनता भी इसके लिए कम दोषी नहीं है। वह भी कल्पनाओं में लिप्त कबंधों का ही चुनाव करती है, यानी जिनकी आवश्यकता नहीं होती उनका चुनाव करती है। यह भारत का दुर्भाग्य नहीं तो क्या है। अब देखिए यहाँ पर पात्र परिचय है। वाचक, वाचिका और मुखिया। शिकारी 1, शिकारी 2, राहगीर 1, राहगीर 2, राहगीर 3, हलवाई और मुखिया की पत्नी। दृश्य 1, ये नाटक है। देखिए दृश्य 1 में गांव में अपनी हवेली के चबूतरे पर एक मूढ़े पर मुखिया जी बैठे हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे। ये देखिए ये बैठे हैं किस पर, मुड्ढे पर बैठे हैं। कुर्सी विशेष प्रकार की कुर्सी होती है। वाचक, एक थे मुखिया जी। वाचिका, गांव के मुखिया जी। वाचक यानी बोलने वाला और वाचिका यानी बोलने वाली। वाचक, मुखिया तो सुखिया थे, गांव था दुखिया जी, ऐसे थे मुखिया जी। ये क्या कहना चाहते हैं कि मुखिया जो थे वो तो सुखी थे और गांव के लोग दुखी थे, ऐसे मुखिया जी थे। वाचिका, कैसे थे मुखिया जी। वाचक, सजीले बांके निराले, एक दिन बैठे ठाले, यानी सजीले थे, संवर के रहते थे, निरालेपन से रहते थे, ठाले बैठे रहते थे। वाचिका, शिकार का शौक चरियाया तो शहर से दो जाने माने। वाचिका, शिकार का शौक चरियाया, यानी शिकार को शौक उनमें चढ़ गया तो शहर से दो जाने माने शिकारियों को उन्होंने बुला लिया। जीप के रुकने की आवाज़, जीप से दो शिकारी उतरते हैं और मुखिया जी के सामने सैल्यूट मारकर खड़े हो जाते हैं। मुखिया, हमारी इच्छा भी अजब है, इस समय हमें शिकार की तलब है, यानी कहना चाहते हैं कि हमारी इच्छा है कि हम शिकार करना चाहते हैं। शिकारी फर्स्ट, मंजूर। शिकारी सेकंड, लेकिन शिकार कहाँ खेलेंगे हुजूर। शिकारी, खेत में खलिहान में। शिकारी, मकान में दुकान में। शिकारी, हरिजन बस्ती के जंगल में या झोपड़ पट्टी के जंगल में। मुखिया, शिकार की तलब है, इस समय शिकार की तलब है, जंगल कहीं का हो, हमें तो शिकार से मतलब है। शिकारी, शिकारी, जीप की ओर इशारा करके आइए। मुखिया जी जीप की ओर जाते हैं। एक शिकारी ड्राइविंग सीट पर, दूसरा पीछे। मुखिया जी आगे बैठते हैं। जीप स्टार्ट, जीप रवाना होती है। पर्दे पर जंगल के पीछे दौड़ने का दृश्य है। मुखिया मूर्खों के समान बंदूक का निरीक्षण कर रहे हैं। अचानक जंगली जानवरों की आवाज़ें आने लगती है। शिकारी जीप रोककर सतर्क हो जाते हैं। मुखिया के चेहरे पर परेशानी। शिकारी फर्स्ट, फुसफुसाया, भेड़िया। शिकारी चुपचाप कहता है कि भेड़िया है। शिकारी सेकंड, भेड़िया। मुखिया कांपते हुए, भेड़िया। शिकारी जीप से पोजीशन लेने लगते हैं। अचानक भेड़िए की तेज गुर्राहट सुनकर भय से हड़बड़ाते हुए मुखिया के मुख से निकला, मुखिया दागो। भेड़िए की पुनः गुर्राहट, जैसे वह जीप पर झपट रहा हो। मुखिया भागते हुए, मुखिया भागो। शिकारी क्रोध से मुखिया को देखते हैं और फायर करते हैं। मुखिया, हाय हाय। शिकारी सेकंड, मुखिया जी ऐसे ही चीखना था तो हमें क्यों लाए। मुखिया जी जीप की ओर लौटते हैं। एक शिकारी के बंदूक की नली अनजाने में उनकी ओर मुड़ जाती है। मुखिया जी घबरा जाते हैं। मुखिया, रुकिए जरा, नहीं, क्या भेड़िया मरा नहीं। शिकारी फर्स्ट, शिकारी का सारा मज़ा चूक गया। शिकारी सेकंड, भेड़िया मांद में घुस गया। शिकारी फर्स्ट, सब कुछ बिगड़ गया आपकी हड़बड़ी में। शिकारी सेकंड, फायर मिस हो गया निशाने की गड़बड़ी में। मुखिया थोड़ा संतुलित होकर, मुखिया धीरज धरो, यानी धैर्य धरो भाई, भेड़िया अंदर है, अभी बाहर आएगा। शिकारी फर्स्ट, वाह वाह वाह, उसे ऐसी क्या जल्दी है जो बाहर आकर प्राण गंवाएगा। शिकारी सेकंड, मुखिया जी प्रतीक्षा करते हैं। मुखिया, हाँ हाँ करते हैं, हम भेड़िए से डर गए,
प्रतीक्षा से नहीं डरते। वर्षों से हमने गांव वालों को यही समझाया, प्रतीक्षा करो, प्रतीक्षा करो। अब सेकंड दृश्य पर आते हैं। जंगल का दृश्य है। एक और मांद, मांद यानी जहाँ पर भेड़िए रहते हैं, निवास करते हैं। बड़े बड़े पत्थर, देखिए चित्र बना हुआ है। तीनों मांद के पास आते हैं। तीनों कौन? मुखिया और दोनों शिकारी। शिकारी पत्थर पर बैठ जाते हैं। मुखिया उतावली से टहल रहा है, यानी घूमने का कार्य करता है, और बड़ी बड़ी घड़ी देख रहा है, बार बार घड़ी देख रहा है। मुखिया, टाइम बहुत हो गया, लगता है मांद में भेड़िया सो गया। मैं ऐसा करता हूँ, मांद के मोकले में मुंह देकर सीटी बजाता हूँ, किसी तरह इस भेड़िए को जगाता हूँ। शिकारी कंधे उचका देते हैं, हंसते हैं। मुखिया मोकले में मुंह देकर सीटियाँ बजाता है। शिकारी मुस्कुराते हैं। अचानक सीटियों की आवाज़ बंद हो जाती है, लेकिन मुखिया अभी तक झांक रहा है। शिकारी परेशान होते हैं। शिकारी फर्स्ट झांकते हुए, हो गया पूरा 1 घंटा। शिकारी कहते हैं, इनको देखते हुए 1 घंटा हो गया। शिकारी सेकंड, अजीब है टंटा, क्योंकि ये पूरा हो गया 1 घंटा। शिकारी फर्स्ट, कब से ले रहे हैं इस माद का नज़ारा। शिकारी सेकंड, टाइम ख़राब किस किया हमारा। शिकारी फर्स्ट, मुखिया जी। शिकारी सेकंड, मुखिया जी। दोनों शिकारी, मुखिया जी। दोनों शिकारी मुखिया के पास जाते हैं और पकड़कर उन्हें हटाते हैं। मुखिया के सिर पर काला कपड़ा, यानी उसका सिर गायब था। शिकारी हैरान। शिकारी फर्स्ट, इनका तो सिर ही नहीं है। शिकारी, याद करो जब वे हमारे साथ आए थे तब क्या था। शिकारी फर्स्ट, मैं क्या जानूँ सच्चाई, सिर की तरफ तो ध्यान ही नहीं दिया भाई। तू बता, तू भी तो यहीं था। शिकारी सेकंड, सिर की तरफ तो मेरा भी ध्यान नहीं था। शिकारी फर्स्ट, ऐसा करते हैं, शहर में चलते हैं, सिर के बारे में लोग ही बताएंगे, गुत्थी सुलझाएंगे। शिकारी सिर विहीन मुखिया को ले जाने लगते हैं, यानी उसके मस्तिष्क सिर नहीं है, सिर नहीं है। यानी एक मनोरम दृश्य है। जो आपका भेड़िया था, भेड़िए को शिकारी और इसके साथ में जब मुखिया गए, तो मुखिया ने उसको मांद से निकालने के लिए अपना जैसे ही सिर अंदर दिया, तो भेड़िए ने मुखिया जी के सिर को खा लिया। दृश्य तीसरा देखिए। गांव की गली, एक और हलवाई की दुकान, आते जाते राहगीर। वाचक, बोलने वाला जो नाटक सुना रहा है। पकड़कर उस सिरविहीन मुखिया जी के हाथ लेकर उसको अपने साथ शिकारी दल ने उन्हें गली गली घुमाया, पर किसी भी उत्तर से संतुष्ट न हो पाया। राहगीर फर्स्ट, गली से आते जाते तो रोजाना देखा करते थे श्रीमान, पर सिर की तरफ कभी ध्यान नहीं गया ध्यान। शिकारी दल दूसरे राहगीर से कुछ बातें करते हैं। वाचक, जिससे पूछो यही दोहराता है, सिर के मामले में सिर हिलाता है। हलवाई ने शिकारी दल को पुकारा। हलवाई, सुनो भाई, मैं हूँ नन्नू हलवाई, रोज़ाना आते थे, मेरी जलेबियाँ भी खाते थे। इसका मतलब कि मुंह तो था, पर उसके ऊपर की मंजिल का पता नहीं पता। ऐसा करो, इनकी पत्नी के पास जाओ, उन्हीं से पता लगाओ। वो तो इन्हें अच्छी तरह पहचानती होगी, फिर तो क्या उनके बारे में सब कुछ जानती होगी। अब दृश्य चौथा। हलवाई कहाँ भेजना चाहता है? मुखिया की पत्नी के पास में, उनके घर पर। आगे देखिए, चौथा दृश्य है मुखिया जी का घर। मुखिया की पत्नी, शिकारी दल, सिरविहीन मुखिया जी। पत्नी, क्या कहा खोपड़ी, क्षमा करें, इसकी तो उन्हें कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी, पर इतना है कि जब भी वे खादी भवन जाती थी, इनके लिए टोपियां ज़रूर लाती थी। वाचक, टोपी के बारे में सुनते ही एक शिकारी ने जाने क्या हुआ कि उसको हवा ने छुआ और वो अभागा टोपी टोपी चिल्लाता हुआ जंगल की ओर भागा। जंगल में एक आदमी ने टोका, जैसे तैसे रोका। राहगीर सेकंड, माजरा क्या है ये तो बताओ, इस तरह मत हड़बड़ाओ। शिकारी फर्स्ट, मैं हैरान हूँ और ये सोच समझ कर परेशान हूँ कि उस भेड़िए ने मुखिया जी का सिर तो खा लिया होगा, पर टोपी का क्या किया होगा। राहगीर थर्ड, भेड़िया को पता देता हूँ, हर बात बता देता हूँ। भेड़िया अब मांद में नहीं है, बाहर निकल आया है, शहर की राजनीतिक हलमों को सूंघ रहा है और खुद टोपी लगाकर बड़ी शान से गली गली घूम रहा है। अशोक चक्रधर इसके लेखक हैं। बहुत ही अच्छी इन्होंने नाटक की रचना की। इसमें कुछ क्वेश्चन हैं, उन क्वेश्चनों को आप पढ़ के इस पाठ का सार समझें। अब हम कवि परिचय पर आते हैं। बहुमुखी प्रतिभा के धनी सुप्रसिद्ध व्यंग्यकार, हास्य कवि व लेखक श्री अशोक चक्रधर जी का जन्म 8 फरवरी सन 1951 को हुआ था। वे जामिया मिलिया विश्वविद्यालय दिल्ली में हिंदी विभाग के प्रोफेसर पद पर रहे थे। इन्होंने 2004 में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली। इनकी प्रमुख रचनाएं
इनकी जो प्रमुख रचनाएं थीं, उन रचनाओं में इन्होंने काव्य, नाटक, काव्य की रचना की, नाटक की रचना की, बाल साहित्य, युवा शैक्षिक साहित्य, साहित्य समालोचना आदि सभी विद्याओं में अपनी कलम चलाई है। इन्हें कई प्रांतों व देशों से न केवल हिंदी वरन पर्यावरण चेतना, राष्ट्र भाव, भाषा प्रसार आदि के लिए उच्च पुरस्कारों से अलंकृत किया गया है। बूढ़े बच्चों, सो तो है, भोले भाले, तमाशा, इनके चर्चित काव्य संग्रह, बदलियाँ चली ससुराल, बिटिया की सिसकी आदि प्रसिद्ध नाटक, कोयल का सितार, स्नेह का सपना, बाल साहित्य, नई डगर, अपाहिज कौन, हमने मुहिम चलाई, भाई बहुत अच्छे, युवा शैक्षिक फिल्में और मुक्ति बोध की काव्य प्रक्रिया, छाया के बाद इनकी सुप्रसिद्ध समालोचनाएं है। ये आपके कुछ कठिन शब्दार्थ, इनको देखें। फिर आपकी पहला क्वेश्चन है, इसमें आपका ध्यान दे रखा है, टाइम बहुत हो गया, लगता है मांद में भेड़िया सो गया। मैं ऐसा करता हूँ, मांद के मोकले में मुंह देकर सीटी बजाता हूँ, किसी भी तरह भेड़िया को जगाता हूँ। पहला क्वेश्चन देखिए, भेड़िया किसके अंदर है? तो मांद में। मांद के पास काफ़ी समय लग जाने के कारण मुखिया जी ने क्या अनुमान लगाया कि भेड़िया सो गया होगा। शिकार के दौरान जंगल में कौन सा जानवर मिला? तो भेड़िया मिला था। भेड़िया शब्द विकारी है, अविकारी। विकारी का मतलब जिसमें विकार हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है, अविकारी जिसमें परिवर्तन नहीं होता है। जैसे भेड़िया, भेड़िए, ऐसे शब्द में परिवर्तन होगा तो विकारी शब्द है ये। फिर नीचे दिए गए शब्दों के लिए एक शब्द, जैसे भेड़िए के रहने के स्थान को क्या कहेंगे? मांद कहेंगे। फिर सेकंड है, पद्यांश हमारे, सुनो भाई मैं हूँ नन्नू हलवाई, रोजाना आते थे, मेरी जलेबियाँ भी खाते थे। इसका मतलब कि मुँह तो था पर उसके ऊपर की मंजिल का नहीं पता। ऐसा करो, इनकी पत्नी के पास जाओ, उन्हीं से पता लगाओ, वो तो इन्हें अच्छी तरह पहचानती होगी, सुर तो क्या उनके बारे में सब कुछ जानती होगी। पहला क्वेश्चन है इसके अंदर, हलवाई ने अपना क्या नाम बताया? तो नन्नू हलवाई था। हलवाई ने शिकारी दल को पुकार कर क्या कहा? कि वो रोज़ आते थे मेरे पास और जलेबियाँ खाते थे। एकांकी के अनुसार मुख को ऊपरी मंजिल से क्या मतलब है? यानी दिल नहीं आएगा, इसमें दिमाग आएगा। फिर पर्यायवाची बताने आपको, दिल का हृदय, उर और वक्षस्थल। दिमाग का बताना है बुद्धि, मति और भेजा। फिर अनुच्छेद में संबंध बोधक अव्यय का एक वाक्य चुनकर लिखिए। इसमें संबंध बोधक का, तो संबंध बोधक का क्या इसमें निकलेगा? इसमें किस प्रकार का एक संबंध आ रहा है वो आपको देख के इसमें बताना है किस प्रकार का संबंध आ रहा है। उनकी पत्नी के पास जाओ और उन्हीं से पता लगाओ। उनकी पत्नी के पास जाओ और उन्हीं से पता लगाओ, यानी संबंध हो रहा है पत्नी का पति से संबंध के बारे में बता रहे हैं। एक बनता है आपका, मैं हूँ नन्नू हलवाई, रोजाना आते थे, मेरी जलेबियाँ खाते थे। यानी हलवाई कहना चाहता है कि मेरे पास डेली आते थे और मेरी जलेबियाँ वो खाते थे, यानी संबंध का बोध इसमें हो रहा है। पहला क्वेश्चन है हमारे पास में, सेकंड का फर्स्ट है, मुखिया जी के रहते हुए गांव वालों की हालत कैसी थी? गांव वालों की हालत ख़राब थी, क्योंकि मुखिया जी खुद आनंद में रहते थे और गांव वालों की हालत ख़राब रखते थे। मुखिया जी को अचानक किस बात की तलब हुई? शिकार करने की। जब भेड़िया मांद बाहर नहीं निकला तो मुखिया जी ने क्या किया? उस मांद के अंदर ही अपना सिर दे दिया। मुखिया जी को सिरविहीन देखकर दोनों शिकारी आपस में क्या बात करने लगे कि इनके सिर भी था या नहीं था। सिरविहीन मुखिया जी को देखकर उनकी पत्नी ने क्या कहा? उनकी पत्नी ने कहा कि मैंने इनका सिर तो नहीं देखा, उस आवश्यकता नहीं पड़ी, लेकिन टोपी इनके लिए ज़रूर लाती थी। राजनीति पर एकांकी के माध्यम से किस प्रकार का व्यंग्य हुआ है? भ्रष्टाचार का और आजकल की वर्तमान की राजनीति के बारे में इसमें बताया गया है। मुखिया जी का चरित्र चित्रण कीजिए। तो मुखिया जी कैसे थे? मुखिया जी खुद आनंद में रहते थे और गांव वालों को दुखी रखते थे और शिकार करने का, इनका मनोरंजन करने का मन रहता था। फिर अभिप्राय, आपने जो पाठ पढ़ा, जो लाइनें आई थी इसमें आप अभिप्राय समझने के लिए पाठ को दोबारा समझे, सुने। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, भेड़िया ने मुखिया जी के सिर का कौन सा अंग खाया? तो सिर खाया था। फिर है, पत्नी के अनुसार मुखिया जी को किस चीज़ की कभी ज़रूरत नहीं पड़ी? तो खोपड़ी की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। फिर सुमेलित करना है, जैसे कुआं, तालाब, रोजी रोटी, घर, मकान, काम, धंधा। आगे देखिए, इसमें कभी कभी पदक्रम बिगड़ जाने पर वाक्यों के अर्थ बदल जाते हैं, इन्हें पदक्रम संबंधित अशुद्धियाँ कहते हैं। जैसे यह पुरानी दवाइयों की दुकान है, तो यह आएगा यह दवाइयों की पुरानी दुकान है। खरगोश को काट कर गाजर खिलाओ, खरगोश को गाजर काट कर खिलाओ। फिर सुभाष चंद्र बोस का देश सदा आभारी रहेगा, तो देश सुभाष चंद्र बोस का सदा आभारी रहेगा। ठंडा घड़े का पानी पिलाइए, घड़े का ठंडा पानी पिलाइए, इस प्रकार ये शुद्ध है। फिर आपके पास में जैसे उर्दू, फारसी और उन शब्दों का पाठ के अंदर भरमार है, तो आपके पास में यहाँ कुछ प्रत्यय दिए गए, उनको जोड़ के आपको शब्दों का निर्माण करना है। जैसे गार शब्द लगाना है, तो सभागार और स्नानागार। ची जैसे खजांची और मसालची। वान धनवान और बलवान। खोर आदमखोर और हरामखोर। दार समझदार और वफादार। फिर है आपके पास मुहावरे हैं, और मुहावरे के माध्यम से आपको इसका अर्थ स्पष्ट करना है। जैसे प्राणों से प्यारा, अत्यधिक प्रिय होना।
सीता राम को प्राणों से प्यारी थी। हथेली, प्राण हथेली पर रखना, प्राणों की परवाह नहीं करना, प्राण की परवाह नहीं करना। मोहन ने बच्चे को बचाने के लिए प्राण हथेली पर रख लिए, प्राणों की परवाह नहीं की। प्राण पखेरु उड़ना, मृत्यु को प्राप्त होना, युद्ध में शत्रु के प्राण पखेरु उड़ गए। इस प्रकार हमने पाठ अध्ययन किया, तो आप क्वेश्चन आंसर यहीं तक करने हैं। फिर आपका आता है विविध कौशल। इसमें आपको एकांकी मंचन के बारे में बताया, इसको आपको नहीं करना कुछ भी, और ये सेकंड वाला भी आपको नहीं करना। फिर आपके कुछ बिंदु दे रखे हैं, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करनी, जैसे देश यानी उस स्थान विशेष के बारे में वर्णन किया जाता है नाटक में। काल यानी समय के बारे में। वातावरण, जैसे किस प्रकार का नाटक है, तो जिस प्रकार का नाटक होगा उसी प्रकार का वातावरण होना चाहिए। ऐसा नहीं कि प्राचीन काल में ऋषि मुनियों का नाटक का चित्रण कर रहे हैं और वह मोबाइल का प्रयोग कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। कथानक, जैसी कथा है उसके अनुसार ही कथानक होनी चाहिए। कथोपकथन, कथा से जुड़ी हुई कथा इसके अंदर होनी चाहिए। और चरित्र चित्रण, जिस प्रकार चरित्र है उसी प्रकार उसकी पोशाक और वेशभूषा के हिसाब से उसका उच्चारण वगैरह होना चाहिए। फिर आपके पास में अपठित, आपके पास में एक गद्यांश है, उसमें से कुछ क्वेश्चन है, उनको आपको गद्यांश को पढ़ना है, क्वेश्चन को पढ़ना है। इसमें जो सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, प्रस्तुत गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक लिखिए, तो इसका शीर्षक आएगा लाल बहादुर शास्त्री। और आपके दो लास्ट में प्रजातांत्रिक में आपको प्रजातंत्र तो मूल शब्द है और एक प्रत्यय है, और निर्भीकता में निर्भीक आपका शब्द है और ता प्रत्यय। इस प्रकार हम ये पाठ पढ़ा। तो आपको इस पाठ के अंदर क्वेश्चन नंबर 8 तक के ही क्वेश्चन आंसर अपनी नोटबुक में हल करने हैं। केवल ये मुहावरे का प्रयोग है, यहीं तक करने। विविध कौशल को आपको केवल एक समझने के लिए आप इसको पढ़ सकते हैं।